हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज आप मेरे इस वीडियो में इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितनी होती है वो निकालेंगे। यहाँ पे वो कैलकुलेट करके कितनी आएगी वो निकालेंगे। इससे पहले की जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और अक्षीय स्थिति में इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो निकाली थी हमने। अगर आपको वो देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और आपकी क्वेरीज जो है वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अब है इक्वेटोरियल लाइन पर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं। माना आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल का एक सिस्टम है ए बी। अब इसको हम इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट ओ, इससे जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पे तो आपका जो डायग्राम बनता है वो इस टाइप से बनता है। ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम है, माइनस क्यू और प्लस क्यू इसके चार्जेज हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है आपको पता है 2L। तो आधा आधा लेंगे तो ये आपका L और L आ जाएगी। अब इससे इक्वेटोरियल लाइन पर स्थित बिंदु पर, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट है, इससे जो परपेंडिकुलर खींचेंगे उस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो इसका मिड पॉइंट है, ये मिड हो गया, तो इस पॉइंट पे एक पॉइंट आपने ले लिया P। यहाँ पे आपको इंटेंसिटी निकालनी है P पॉइंट पे। तो इसके लिए आप डायग्राम इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं। और ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये R, ठीक। ये R है, ये L है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये इसकी सबसे बड़ी वाली साइड है, हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू हो जाएगी R² प्लस L² रूट, और इसकी वैल्यू भी इतनी हो जाएगी R² प्लस L²। ये इसकी जो कर्ण होती है वो हो गई। ये L है, ये L है, तो कर्ण होता है R² प्लस L²। अब यहाँ पे जो पॉइंट P है, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे आप इंटेंसिटी ले लेते हैं E, ठीक। अब इसके कारण जो होगी वो आप E1 लेते हैं, ये है E1, और इस पॉइंट के कारण जो लेते हैं वो लेते हैं E2। तो E1 के लिए जो डायरेक्शन होगी वो होगी कौन सी, BP, यानी कि इधर को जा रहा है तो डायरेक्शन भी BP हो गई, और E2 के लिए डायरेक्शन हो जाएगी PA। तो इसमें आपको मैंने बता दिया है क्या क्या टर्म यूज़ हुई हैं। तो इसमें आप लगाते हैं, आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E = 1/4πε0 Q/R² होती है। तो आप E1 निकालते हैं, सबसे पहला इंटेंसिटी निकालते हैं। E1 = हो जाएगी Q के लिए, जो आपका Q है इसके लिए, तो ये आ जाएगा आपका U1 = 1/4πε0 K Q/R² प्लस L²। क्योंकि R² प्लस L² क्यों आ गया, Q/R² होता है, R² प्लस L² का स्क्वायर करेंगे और इसमें क्या था, स्क्वायर रूट स्क्वायर से हट जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो आपका ये आ गया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, BP डायरेक्शन, BP डायरेक्शन। और अब निकालेंगे आप E2 = E2 कैसे निकालेंगे, E2 निकालने के लिए देखो
यहाँ पे E2 है, E2 की डायरेक्शन नीचे को है यानी कि PA, तो आपका 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर की जगह पर ये आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट है तो होल स्क्वायर से स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा। तो आपका ये आ गया E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी ये क्वेश्चन 2, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी PA डायरेक्शन। ठीक, तो आपको पता है E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। इसकी BP डायरेक्शन है यानी कि ऊपर को, इसकी PA डायरेक्शन यानी कि नीचे को, डायरेक्शन अलग अलग है। अब आप E1 और E2 को जो है क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर जो घटक हैं और लंबवत घटक हैं उनमें डिवाइड करते हैं। सॉरी, लंबवत और समांतर घटक। समांतर घटक क्या हो जाएंगे, समांतर का मतलब इसके पैरेलल, ये जो डाइपोल है इसके पैरेलल घटक ये हो जाएंगे आपके E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि पैरेलल हैं। अब इसके जो परपेंडिकुलर आप लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे तो परपेंडिकुलर के लिए एक परपेंडिकुलर ये आ जाएगा और दूसरा परपेंडिकुलर ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट होने के कारण दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो आपका जो इसका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अब यहाँ पे आप इनका रिजल्टेंट लिखते हैं, तो रिजल्टेंट आ जाएगा E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अब E1 और E2 की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो आपका आ जाएगा E इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस E2 भी आपका इतना ही है 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। तो अब ये कॉमन आ जाएगा, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 cos थीटा। अब यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा की वैल्यू फिगर से cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन जो हाइपोटेन्यूज होती है, बेस है इसका, बेस कितना है L अपॉन जो इसका ये सबसे बड़ी वाली साइड है कर्ण, वो हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर, ये स्क्वायर में है तो इसकी पावर 1/2 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो E इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2 इंटू cos थीटा की वैल्यू आप लिख लेते हैं L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ लिख दी L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। ये आपकी आ गई cos थीटा की वैल्यू। तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q इंटू 2L को एक साथ लिख देते हैं। Q इंटू 2L आपको पता है क्या होता है, P होता है। तो यहाँ से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 ये है, इसको हम पावर 1 लिख सकते हैं, 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। तो आपका ये आ गया। अब सेम L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, देन L स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर। तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा E इक्वल्स टू 1 अपॉन, तो आप L स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट,
नेगलेक्ट कर देंगे। 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू 2L को आप लिखेंगे क्या, P, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो P अपॉन, अब L स्क्वायर को भी आप क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो R स्क्वायर की पावर 3/2, R स्क्वायर की पावर 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो R की पावर 3 आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई, और यहाँ पे K की वैल्यू आप 1 रख देंगे क्योंकि K का मान जो है एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है। तो फाइनल आ गया आपका एप्सिलॉन 0 P/R³। तो ये है इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ को होगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। तो आपको पता है ये जो आपका द्विध्रुव है, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें थोड़ा ही अंतर है। जो अक्षीय स्थिति के लिए एक्सप्रेशन आया था आपका E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो यहाँ पे 2P/R³ आया था, और निरक्षीय के लिए E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R³, यानी कि दोनों जो है E प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते हैं 1/R³। किसके लिए, डाइपोल के लिए अगर आप निकाल रहे हैं। और आपने इससे पहले जो आपने इंटेंसिटी निकाली थी वो निकाली थी 1/R²। तो ये आपका निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई।